Assalamu alaikum दोस्तों. Welcome to the Knowledge Nest and I am your instructor इकरा अयूब. आज हम ऑफिशियली शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश एसे एंड प्रेसे राइटिंग सेशन की. ये वो पेपर है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं और जहाँ आप टॉप स्कोर बना सकते हैं सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रैटेजी और सॉलिड तैयारी के साथ. दोस्तों, जो लोग नए आए हैं उनको बताती चलूं कि हमारी पहली वीडियो में मैंने कोर्स का कंप्लीट आउटलाइन शेयर किया था कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और कौन से मॉड्यूल्स होंगे. लेकिन मॉड्यूल 1 यानी कि ग्रामर फाउंडेशन, जिनको हमने नाम दिया था फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि हम एक ओवरव्यू लें पूरे इंग्लिश पेपर का, ताकि आपको ये समझ आए कि एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है और आप किस एंगल से हर चीज़ सीखने वाले हैं. ठीक है. अच्छा, व्हाई आर वी डूइंग दिस सेशन? ठीक है, काफ़ी लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि इंग्लिश के तो काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डिफरेंट चैनल्स के थ्रू हैं. सो व्हाई वी अटेंड दिस सेशन? देखें, सीएसएस का इंग्लिश पेपर हर साल 90% से ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो फेल कर देते हैं. ठीक है. और रीज़न क्या है? सिर्फ ग्रामर नहीं आती क्या इस वजह से फेल कर देते हैं? सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो क्या शायद इस वजह से फेल कर देते हैं? नहीं, मसला है लेक ऑफ स्ट्रक्चर का, आपकी पुअर एक्सप्रेशन का, और सबसे बड़ा आपकी अनक्लियर थिंकिंग का. इस कोर्स का मकसद है आपको स्टेप बाय स्टेप वही सिखाना जो एग्जामिनर चाहता है. सो इस पेपर को, इस मॉड्यूल यानी मॉड्यूल फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले मैंने ज़रूरी समझा कि हम इंग्लिश एसे और प्रेसी राइटिंग का एक ओवरव्यू लें. ठीक है. हम जानें कि क्यों ये पेपर इतना इम्पोर्टेंस रखता है सीएसएस में. ठीक है. इस पेपर में क्या किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं, क्या चीज़ से मिलके ये एक सब्जेक्ट बना है. ठीक है. क्यों जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे में जो है फेल हो जाते हैं, इवन दो कि वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में महारत रखते हैं. एफपीएससी की एनुअल रिपोर्ट क्या कहती है? ठीक, क्या वजूहात हैं जिनकी बना पे 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो इस पेपर्स में फॉल कर जाते हैं. ठीक है. तो और किस तरीके से ये कोर्स जो है वो हेल्प करेगा आपकी कि आप वो तमाम गलतियां ना दोहराएं जिसकी बुनियाद पे आप 90% लोगों में शुमार हो जाते हैं. ठीक है. फिर हम इसकी स्ट्रैटेजी को भी एक बार ओवरव्यू करेंगे कि इस सब्जेक्ट में हमने किस स्ट्रैटेजी पे चलना है. ठीक है. अच्छा, हर लेक्चर में हम देखेंगे कि हम कैसे पढ़ते हैं, उससे क्या थ्योरीज होगी, क्या एग्जाम्पल्स होगी. ठीक है. तो आए, जो पीपीटी मैंने आप लोगों के लिए इस सब्जेक्ट की ओवरव्यू के लिए तैयार की है, हम उसकी तरफ चलते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर अंदाज़ा हो इस पेपर की इम्पोर्टेंस का और इस पेपर्स में की गई गलतियों का ओवरव्यू आपको पता चले, ताकि आप इस पर कम्प्लीटली ग्रिप हासिल कर सकें. आप उन 90% लोगों में शुमार ना हो जो कि अनफॉर्चुनेटली जो है इस पेपर की वजह से सीएसएस में क्वालिफाई होने से रह जाते हैं. सो फ्रेंड्स, लेट्स टेक अ डीप लुक on English paper overview. Okay friends, I have designed PowerPoint presentation for your better understanding of English paper overview. देखिए, जब हम CSS की इंग्लिश पेपर की बात करते हैं तो ये सिर्फ 2 पेपर्स में ही मुश्तमिल नहीं है, जस्ट इंग्लिश एसे या फिर इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, बल्कि इंग्लिश CSS में इंग्लिश का टेस्ट तमाम 12 सब्जेक्ट्स में होता है. ठीक है. और इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में भी, जिस तरह इंग्लिश एसे और प्रेसी में है. ठीक है. क्योंकि अगर आप यू हैव अ स्ट्रॉन्ग आइडिया, ठीक है, बट यू आर अनेबल टू राइट और जोट डाउन ऑन पेपर विथ करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, तो आपका वो जो अच्छा आइडिया भी होता है वो जो है वो मीनिंगलेस हो जाता है. ठीक है. तो इंग्लिश पेपर या इंग्लिश पेपर की इम्पोर्टेंस इंग्लिश की बहुत ज़रूरी है सीएसएस के तमाम पेपर्स को क्वालिफाइड करने के लिए. ठीक है.
So let's start. अच्छा, अगर हम इस पीपीटी की कंटेंट की तरफ देखते हैं तो फर्स्ट वेलकम टू द सेशन, एक वेलकम स्लाइड्स होगी। सेकंड में हम देखेंगे कि इंग्लिश पेपर का सीएसएस में एक्चुअली पर्पस क्या है, एग्जामिनर का क्या पर्पस होता है इंग्लिश एसे और प्रेसी जो है वो ऐसे की चेकिंग के दौरान। अच्छा, फिर हम देखेंगे कि क्या इंग्लिश ऐसे के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, प्रेसी और इंग्लिश के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों एक्चुअली ये जो हमने अभी जिक्र किया कि 90% लोग फेल होते हैं, तो उनके पीछे की क्या रीज़न है, वाई, ठीक है। व्हाट एग्जामिनर से, क्या कहता है एग्जामिनर, वो क्या डिमांड करता है जो है एक कैंडिडेट से या स्टूडेंट से, ठीक है। हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू, ठीक है। कोर्स के मॉड्यूल्स का ओवरव्यू हम स्लाइड 7 में लेंगे। ये एक क्विक रिवीजन भी हो सकता है फॉर द न्यू कमर्स, ठीक है। चलें, लेट्स बिगिन द ठीक है टुडेज लेक्चर। वेलकम टू द सेशन, ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, ठीक है, तो हम इस सेशन में ये पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ इनसाइड द इंग्लिश पेपर, ठीक है। इंग्लिश पेपर में एक्चुअली हमें क्या नज़र आता है, व्हाट एक्चुअली इज़ इंग्लिश पेपर, ठीक है। क्यों लोग फेल होते हैं, ठीक है, और किस तरीके से ये जो सेशन है, ये जो कोर्स है, आपको सपोर्ट करता है कि आप फेलियर की लिस्ट में ना जाएं, ठीक है, और आप उसे सक्सेसफुली क्वालिफाइड करें, ठीक है। सो पर्पस ऑफ इंग्लिश पेपर, पहली स्लाइड कि क्या पर्पस है सीएसएस में इंग्लिश पेपर यानी इंग्लिश एसे और प्रेसी और कंपोजिशन का, एक्चुअली सीएसएस की पूरी जर्नी में क्या पर्पस है। देखें, ये एक ग्रामर का टेस्ट नहीं है, ठीक है। बच्चे समझते हैं कि शायद डिफरेंट जो है वो बुक्स से पढ़ के, ठीक है, डिफरेंट बुक्स का जो है वो थॉरली स्टडी करके या इन डेप्थ स्टडी करके और उनके रूल्स के ऊपर रट्टे लगा के और कुछ जो है क्रैमिंग करके हमने जो है ना बस ग्रामर निकाल देनी है, ग्रामर निकल गई, ग्रामर ठीक हो गई तो ऐसे तो निकल ही जाना है और पैसे तो निकल ही जाना है। नो, ठीक है, ये सिर्फ ग्रामर का टेस्ट नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करता है, ठीक है, वेदर, ठीक है, इट विल बी इंग्लिश एसे और प्रेसे कंपोजिशन पेपर और एनी अदर पेपर, ठीक है, आउट ऑफ 12 जो भी हम एग्जाम्स देते हैं सीएसएस में 12 सब्जेक्ट्स के, उसमें जो एग्जामिनर का फोकस होता है, ठीक है, इंग्लिश के साथ साथ, ठीक है, इंग्लिश के उन चीज़ों पे होता है, ठीक है, जिससे एक्चुअली आपके पेपर स्टैंड आउट करता है फ्रॉम रेस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है। उसमें इंग्लिश के थ्रू वो जज करता है आपकी थिंकिंग को, थिंकिंग मीन्स आपके आइडियाज़ को, फिर आपकी राइटिंग को, कि आप उन आइडियाज़ को कितनी खूबसूरती से और कितने तरीके से आप जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस के साथ आप उसको पेपर में राइटिंग करते हैं, उसको लिखते हैं, ठीक है। जब आप राइटिंग करते हैं अच्छे से तो फिर वो ये देखता है कि वो जो राइटअप आपने लिखा है वो कितना ऑर्गेनाइज है, ठीक है, वो कितना ऑर्गेनाइज है कि एक आइडिया के बाद दूसरा आइडिया उसके बाद अकॉर्डिंगली तीसरा आइडिया एक दूसरे से कितना स्मूथली जो है वो ट्रांजिशन कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो देखता है, ठीक है, कि आपकी लैंग्वेज स्किल्स क्या हैं, ठीक है। उसका फोकस होता है, मैं अगर कहूँ, ठीक है, तो 4 चीज़ों पे, जो कि अगर आपने इंग्लिश अच्छे से पढ़ी है, अच्छे से समझा है, तो ये 4 चीज़ें ही आपको एग्ज़ाम में या तो सक्सीड करवाती हैं या तो आपको फेलियर की तरफ ले जाती हैं। सबसे पहले क्लियरिटी, क्लियरिटी का मकसद क्या है, ठीक है। देखें, जो टॉपिक आपने चूज़ किया है लिखने के लिए, ठीक, फिर इस टॉपिक की क्लियरिटी होनी चाहिए कि व्हाट एक्चुअली एग्जामिनर इज़ आस्किंग अबाउट, ठीक है। तो वो चीज़ की जब आप जब वो सेंटेंस लिखने जाते हैं, जब वो आप आइडिया लिखने जाते हैं, तो आपको पहले पता होता है कि इसमें वो क्या है, ठीक है। तो एग्जामिनर आपके स्ट्रक्चर से, आपके सेंटेंसेस से, आपकी ग्रामर से उसकी क्लियरिटी को चेक करता है, ठीक है। उसके बाद रेलेवेंस, अगर आपको टॉपिक जो है वो पॉपुलेशन पे आया है, ठीक है, राइजिंग पॉपुलेशन, ठीक है,
आप लिखते हैं उस जगह पे, ठीक है, दूसरे सोशल इश्यूज़ के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, इलिटरेसी के ऊपर, ठीक है। तो ये एक हद तक जो है ठीक है, किसी हद तक पॉपुलेशन की वजूहात के साथ है, लेकिन अगर आप ओवरली एम्फसाइज़ ही उनके ऊपर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से पता लगता है कि आपकी टॉपिक के ऊपर रेलेवेंसी नहीं है आपके कंटेंट में। आपका कंटेंट आउट ऑफ रेलेवेंट जा रहा है, रेलेवेंसी से बाहर जा रहा है। ये एग्जामिनर को कब पता चलता है? जब वो आपके सेंटेंस को पढ़ता है, जब वो आपकी लिखाई को पढ़ता है, ठीक है। तो जितना क्लियर आपका सेंटेंस होगा उतना ज़्यादा आपकी रेलेवेंसी क्रिएट होती है। तीसरा कोहेरेंस, कि एक सेंटेंस आगे वाला सेंटेंस पीछे वाले सेंटेंस से कितना जो है वो कोहेरेंट है, यूनिटी रखता है, कितना इस जब जो राइटर है, जो रीडर है, सॉरी, जो वो पढ़ रहा है तो उसे कितना पढ़ते वक्त जो है वो एक स्मूथ ट्रांजिशन नज़र आ रही है सेंटेंस में, ठीक है। वो उसको राइटिंग से जज करता है, आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस से, आपकी इंग्लिश ग्रिप से जज करता है कि आपके सेंटेंस में कितनी ज़्यादा कोहेरेंस है, ठीक है। फिर लास्टली वो ये देखता है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे कितनी कमांड है, आप सही रूल्स को सही जगह अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, आपको पता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन कब यूज़ होना है, एडवर्ब कब यूज़ होना है, एडजेक्टिव कब यूज़ होना है, फ्रेजेस कब यूज़ होनी है, ठीक है, कितनी कमांड है आपकी लैंग्वेज। ये पर्पस होता है इंग्लिश पेपर में। अगर ये 4 चीज़ों पे आपकी कमांड है, ठीक है, तो इंग्लिश ऐसे हो, इंग्लिश प्रेस से हो, या CSS के बाकी जो है वो 10 टू जो है वो 12 पेपर्स हों, उनको क्वालिफाई करना नॉट अ बिग डील। तो ये पर्पस है इंग्लिश पेपर का। तो इस तरीके से स्लाइड 3 में हम कंपोनेंट्स ऑफ द CSS इंग्लिश पेपर के कंपोनेंट्स का ओवरव्यू लेते हैं। देखें, इंग्लिश पेपर जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, और इसी तरीके से 100 मार्क का प्रश्न कंपोजिशन होता है, ठीक है। इंग्लिश ऐसे जो होता है उसमें होता है इस तरीके से कुछ पेपर है कि हमें जो है वो 10 टॉपिक्स दिए जाते हैं एक पेपर्स में, जिसमें से हमें कोई एक टॉपिक अपने चॉइस से सिलेक्ट करना होता है, जिससे हमें महसूस होता है कि इस टॉपिक को मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है और इस टॉपिक के रिलेटेड मेरे पास जो है वो मल्टीपल आइडियाज़ हैं, ठीक है। मैं ग्रिप रखता हूँ इस टॉपिक में, मैं वो टॉपिक जो है वो उन 10 में से एक टॉपिक जो मुझे सूट करता है मैं उसे सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है। फिर उसे सिलेक्ट करने के बाद, उसकी क्लियरिटी होने के बाद, मैं उस पर 2500 से लेके 3000 वर्ड्स तक जो है मैं उस पर ऐसे रखूँगी, जो कि एक जो है वो मिनिमम स्टैंडर्ड है CSS इंग्लिश ऐसे का, ठीक है। अच्छा, अब जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है उसमें मुझे आर्ग्यूमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स मुझे आने चाहिए उस टॉपिक के बारे में, ताकि मैं उसको डिस्कस कर सकूं, क्योंकि 2500 to 3000 वर्ड्स, ठीक है, जो है वो इतने जो हैं कि मुझे जिसके लिए मल्टीपल आइडियाज़ की ज़रूरत है, मुझे आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स की ज़रूरत है। जब मेरे पास इनफ आर्ग्यूमेंट्स होंगे तभी मैं 25 और 3000 वर्ड्स आई कैन राइट, ठीक है। मैं इसी तरीके से लिख सकती हूँ जब मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे उस टॉपिक के सपोर्ट में। फिर सिर्फ आर्ग्यूमेंट होना तो काफ़ी नहीं है, मेरे पास आइडिया है, मैं कहती हूँ जी मैंने लिखना है कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई जो है वो पॉपुलेशन की जो एक वजह है वो इलिटरेसी है, ठीक है। अब बस तो मुझे ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये जो मैं लिखने जा रही हूँ उसको लिखना कैसे है। तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि अगर मैं ये सेंटेंस में बता रही हूँ, एक रीज़न का सेंटेंस लिख रही हूँ कि जो पाकिस्तान में बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन की एक बाकी वजूहात में से एक वजूहात जो है पाकिस्तान की इलिटरेसी है, ठीक। तो मेरे पास जब तक until and unless, ठीक है, आई एम नॉट गुड इनफ टू राइट दिस जो है आइडिया प्रॉपरली इन गुड करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है, तो मेरा आइडिया वेस्ट जाएगा। मैं प्रॉब्लम क्रिएट करूँगी अपने सेंटेंस के साथ, ठीक है। एग्जामिनर मेरी बात समझ नहीं पाएगा, इवन तो कि मेरा आइडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन मैं उसे लिख नहीं पा रही हूँ, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट के साथ स्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
फिर ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है, मुझे पता चले जो मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, ठीक है, वो मैं किस जो है वो सूरत हाल में लिख रही हूँ। मैं प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, मैं क्लोज की बात कर रही हूँ, मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, मैं कंडीशन में रह के बात कर रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए। और ये तब मुझे पता लगेगा जब मेरी ग्रामर पे एक सॉलिड ग्रिप होगी, ठीक है। तो इंग्लिश ऐसे में आपका ये कुछ होता है। अच्छा, मैं प्रेसी को डिस्कस करने के से पहले अगर मैं आपको एक पेपर दिखा भी दूँ ओवरव्यू के लिए, ठीक है, तो देखें इस तरीके से आपको इंग्लिश का पेपर दिया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको एग्जामिनर आपसे जो है वो 10 टॉपिक्स आपको देता है, ठीक है, और उसमें से कोई एक टॉपिक जिसमें आपको लगता है कि आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, आप उनमें उन टॉपिक्स में से कोई एक टॉपिक आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से 100 मार्क्स का ये एक पेपर होता है इंग्लिश का, ठीक है। ओके, देन मूव्स टू where arrows, okay, moves to pressy and composition components, ठीक है। अच्छा, अब प्रेसी राइटिंग में क्या होता है, इसमें आपको ये भी एक 100 जो है वो मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है, जिसमें आपको एक जो है वो पैसेज दिया जाता है, ठीक है, जिसमें एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है कि आप उस पैसेज को पढ़ें, ठीक है, उसमें से इम्पोर्टेंट डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करें, ठीक है, और उसी एग्जैक्ट पैसेज को जो है आप 1/3 में कन्वर्ट करें, यानी इसको छोटा करके प्रिसाइज कंसाइज करके उसको आपने पेश करना है, ठीक है। अब वो जो ओरिजिनल पैसेज होता है, गिवन पैसेज होता है, वो मे बी 200 वर्ड्स का, 400 वर्ड्स का, 5 का, 6 का, 7, 8 कितने भी वर्ड्स का वो प्रेसी पैसेज हो सकता है, ठीक है। और आपसे एग्जामिनर डिमांड करता है कि आप उसको 1/3 करो, ठीक है। कभी कभी आपसे 2/3 भी पूछा जाता है, कभी 1/4 भी पूछा जा सकता है। बहरहाल मकसद क्या होता है कि आपने उस पैसेज को जो है वो कम करना है, ठीक है, छोटा करना है, लेकिन आपने उसके आइडिया को, उसके इम्पोर्टेंट डिटेल्स को बरकरार रखते हुए आपने उसे 1/3 करना है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दी जाती है, ठीक है, आपको एक पैसेज दिया जाता है और उस पैसेज को आपसे कहा जाता है कि आप उस पैसेज को पढ़ें, और पैसेज के एंड में आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि उसी पैसेज के अंदर से आपने उसके जवाब ढूंढने होते हैं और उसे अपने वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ग्रामर करेक्शन के लिए सेंटेंसेस दिए जाते हैं मल्टीपल, और आपसे कहा जाता है कि आप उन सेंटेंसेस में से एरर को जो है वो फाइंड आउट करें कि उस रिटन सेंटेंस में क्या एरर है, और वो आप कब तक नहीं कर सकते, जब तक कि आपने खुद अच्छे से ग्रामर सेंटेंसेस, ग्रामर स्ट्रक्चर को पढ़ा ना हो, ठीक है। गलती आप तब तलाश करते हैं जब आपको सही चीज़ का पता हो, ठीक है। तो इसके लिए ग्रामर भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब सेंटेंस, फिर आपका टेस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर से लिया जाता है। आपसे कहा जाता है कि आप सेंटेंस बनाएं। कभी कभार आपको सेंटेंस देख के कहा जाता है कि इस सेंटेंस को जो है वो कंप्लीट करें। इससे डिफरेंट तरीके से आपका जजमेंट, आपसे एक्चुअली आपका टेस्ट लिया जाता है। फिर अक्सर जो है वो इडियम्स आ जाते हैं, ठीक है, इस इडियम्स का क्या मतलब है, लिटरेरी मीनिंग क्या है इसकी, ठीक है। वोकैब्स आपको देते हैं। अब तो वोकैब्स MCQs का जो पेपर आधा घंटे पहले आपको दिया जाता है 20 MCQs का, उसमें फिर आपकी वोकैबुलरी का टेस्ट होता है, ठीक है, आपकी वर्ड बैंक देखी जाती है, ठीक है। फिर लास्टली आपको ट्रांसलेशन के लिए दिया जाता है एक पैसेज, जिसको आपको जो कि आपको उर्दू में दिया जाता है और आपको इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। तो ये प्रेसी और कंपोजिशन का पेपर होता है, ठीक है। अगर इसी तरीके से जैसे हमने इंग्लिश पेपर का जो है वो देखा था पास्ट पेपर, इसी तरीके से हम अगर इंग्लिश प्रेसी का अगर हम कोई पास्ट पेपर देख लेते हैं, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरीके से ये पेपर आता है, ठीक है। कोई भी पास्ट पेपर हम उठा के इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। चलिए हम 2020 का ले लेते हैं, मोस्ट रिसेंट, ठीक है। तो आप ये देखें, हमें एक प्रेसी का पैसेज दिया गया है, एज आई टोल्ड यू। अब ये पैसेज है
कितने वर्ड्स का आपने वर्ड्स काउंट करने हैं, फिर उस हिसाब से देखें राइटर ने लिखा है कि आपने इसको पैसेज को प्रेसी में एक सूटेबल टाइटल के साथ कंप्लीट करना है, तो आपने इसको पढ़ के 1/3 में कन्वर्ट करके इसको जो है एक शॉर्ट पैसेज के तौर पे आपने एग्जामिनर को देना होता है। फिर इसी तरीके से आपको ये कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ये एक पैसेज है, नीचे उसकी जो है वो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपने इस पैसेज में से ढूंढने तलाश करने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको करेक्शन देखने के लिए कि आपकी ग्रामर में कितनी ग्रिप है, इन्होंने आपको जो है सेंटेंसेस दिए हैं और कहा है कि इन सेंटेंसेस में से कोई 5 सेंटेंस जो है आपने करेक्ट करने हैं, ठीक है। पढ़ने में बज़ाहिर लगते हैं कि ये सेंटेंस सही है, लेकिन जिसकी ग्रिप ग्रामर में होगी उससे पता लगता है कि इसमें क्या जो है ख़राबी है जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यस, फिर इन्होंने आपको एक पैसेज दिया है जिसमें वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप इसको पंक्चुएट करें, ठीक है। अच्छा, फिर इन्होंने आपसे दोबारा रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस का है कि जो बीच में आपको ब्लैंक्स नज़र आ रही उनको आप जो है सुइटेबल वर्ड के साथ जो है वो प्लेस करके इस सेंटेंस को दोबारा से रीराइट करें। यहाँ फिर आपकी एक ग्रामर का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ओके, बाद फिर इन्होंने आपको कुछ जो है इडियम्स दिए हैं और आपसे कहा है कि इनको आप इसकी मीनिंग को लिखें, ठीक है। और अक्सर और बेशतर ये भी कहा जाता है कि इनकी मीनिंग के साथ साथ आप इनको सेंटेंस में भी यूटिलाइज करें, ठीक है। फिर इन्होंने लास्टली एक ट्रांसलेशन पैराग्राफ आपको उर्दू में दिया है और एग्जामिनर जो है आपसे डिमांड कर रहा है कि आप इसको जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, और वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपकी ग्रिप पूरी तरीके से इंग्लिश स्ट्रक्चर और इंग्लिश पेपर में नहीं होती, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड नंबर 4, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड्स व्हाई मोस्ट कैंडिडेट फेल। जी, ये तो हमने एक जो है वो ऐसे का प्रेसी का पेपर के कंपोनेंट्स का, ठीक है, उसके पर्पस का एक ओवरव्यू लिया। स्लाइड नंबर 4 पे मूव करते हैं कि क्यों बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो इस पेपर में फ़ेल हो जाते हैं, क्यों एक बड़ा मार्जिन इस पेपर को क्वालिफाई करने से काफ़ी है, ठीक। वो बाकी तमाम पेपर्स में अच्छे स्कोर ले लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे और प्रेसी में से किसी पे कभी कभार एक कभी दोनों पेपर्स में जो है वो रह जाते हैं। क्या रीज़न है, ठीक है। देखें, ये कुछ रीज़न मैंने जो एफपीएससी के एग्ज़ामिनर हैं उनकी जो प्रीवियस जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जो कि वो हर एग्ज़ाम्स के बाद, ठीक है, ईयरली एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें वो उन कंसर्न को हाईलाइट करते हैं जो उन्हें वाइल चेकिंग पेपर्स उनको यह महसूस होता है कि जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, वो इन चीज़ों में जो है वो रिपीटेडली मिस्टेक कर रहा है, जिसकी वजह से वो जो है उसे क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उसमें से जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो मेजर जो एक मिस्टेक बच्चे करते हैं वो वीक ग्रामर फाउंडेशन। अब काफ़ी बच्चे हैं जिनके येलो स्कूल से वो लोग आते हैं, ठीक है, या जिनकी ग्रामर अच्छी नहीं होती, या चले मैं येलो स्कूल की तो बात ही ना करूँ, आजकल तो प्राइवेट भी सिर्फ स्कूल्स भी जो है वो बिजनेस बन चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ बच्चों को ग्रामर फाउंडेशन नहीं की जाती उनकी एकेडमिक में, ठीक है। तो जब उनकी वीक एकेडमिक बैकग्राउंड होता है या वीक जो है वो ग्रामर फाउंडेशंस होती है ना, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि जब बच्चा सीएसएस की प्रिपरेशन करता है तो वो गलतियां भी करता है, ठीक है, जो कि एक बच्चे से एक्सपेक्ट की जाती हैं, ठीक है। नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स की गलतियाँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की गलती, क्लियरिटी की गलती, तो ये बहुत बड़ी गलती है वीक ग्रामर स्ट्रक्चर। और मैंने इस सेशन में ज़्यादा फोकस इंग्लिश एसे और प्रेसे स्टार्ट करने से पहले ग्रामर पे इसलिए लिए ही रखा है क्योंकि आई पर्सनली फील कि ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है जो कि पाकिस्तान में काफ़ी बच्चों में ये जो है मुझे नज़र आती है, ठीक है। सो एग्जामिनर भी यही बात करता है। दूसरा वो कहता है नो आइडिया ऑफ एसे स्ट्रक्चर, उन्हें पता ही नहीं होता कि एक एसे का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, एसे कैसे शुरू होना चाहिए, क्या क्या उस ऐसे के कंपोनेंट्स होने चाहिए, क्या कुछ उस ऐसे में डिस्कस होना चाहिए, ठीक है। कोई स्ट्रक्चर बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है। काफ़ी बच्चे बस जो है वो स्टार्ट कर देते हैं ऐसे लिखना क्योंकि उन्हें स्ट्रक्चर का नहीं पता होता ऐसे की, तो ये एक मिस्टेक है। अच्छा, दूसरा ये कि बच्चों को राइटिंग फोबिया बहुत होता है, उनको डर लगता है लिखने से। वो जब
प्रेसी की या ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, और फिर वो बस एक ही दिन जाके एग्ज़ाम हॉल में बैठ के ये एक्सपेक्ट कर लें कि हमने जो है वो ऐसे पास कर जाना है, तो ये रेयरली और हार्डली ही केसेस में होता होगा, ठीक है। या तो फिर उन केसेस में होता होगा कि जिन बच्चों की ग्रामर या आइडियाज़ बड़े क्लियर हों, ठीक है, वरना यूजुअली तो ये एक हिमाकत ही है कि आपने पूरा साल प्रैक्टिस नहीं की और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 3 आवर्स में जो है वो इसको क्रैक कर जाएंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। तो ये भी एक गलती है जो स्टूडेंट करते हैं, जिसकी वजह से वो पेपर्स में जो है वो अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं गेन कर पाते। अच्छा, दूसरा, यस, पुअर वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग, ये बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। देखें, हमारे यहाँ बच्चों को जब स्कूलिंग में जो पढ़ाया जाता है तो वर्ड बैंक के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। तो जो वर्ड्स होते हैं उनके पास इतने ज़्यादा नहीं होते कि वो अपने आइडिया में उन वर्ड्स को यूज़ करें जो कि उस आइडिया को सूटेबली और एम्फसाइजली उसको एक्सप्रेस करें, ठीक है। वो वर्ड्स नहीं होते, वो आम वर्ड्स हैं जो बच्चे अक्सर यूज़ करते हैं। स्कूल से लेके इस कदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वो नॉर्मल वर्ड्स यूज़ किए जा रहे होते हैं। तो वर्ड्स की जो लैक होता है, लैकिंग होती है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो हमें हमारे सेंटेंस को एक यानी फ्लरिश करने, एक सेंटेंस में जान डालने में जो है ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। तो ये भी एक मिस्टेक है जो कि एग्जामिनर ने फाइंड आउट की है कि ये है। स्पेलिंग तो यार बहुत बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। अब बच्चे स्पेलिंग को तो एग्जामिनर एक बहुत बड़ा ब्लंडर समझता है, ठीक है। और यहाँ इस स्टेज पे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टेज पे, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम स्पेलिंग एरर लें, और जबकि बहुत से बच्चों जो है तकरीबन स्पेलिंग एरर करते हैं, ठीक है, स्पेलिंग उनकी करेक्ट नहीं होती। तो ये भी एक वजह है। दूसरा यार, ये क्रैमिंग सिस्टम, ये जो हम स्कूलिंग सिस्टम से जो ये रट्टा सिस्टम स्टार्ट कर देते हैं ना, हम बच्चों को कहते हैं कि बस ये रट्टा लगाओ, हाँ जी ये चीज़ ऐसी है, बस आपने करनी है, लिखनी है, ठीक। तो हम उनकी जो कंसेप्शन बिल्डिंग है ना, उनकी जो आइडिया बिल्डिंग है ना, इनकी जो क्रिटिकल एनालिसिस है ना, हम उनका कत्ल कर देते हैं, उनको मार देते हैं, जो कि इस एग्ज़ाम में आके उनको फिर एवेंचुअली फील होता है कि यार हमने जस्ट जो है वो क्रैम किया, हमें एक एप्लीकेशन स्कूल टाइमिंग में दे दी जाती थी, हम उसका रट्टा लगा के आ जाते थे, भाई जो है वो हॉलीडेज़ के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, या ऐसे लिखना है माय हॉबीज़ पे, बस इसको रट्टा लगा के हमने लिख दिया। उस वक्त हमें फ़ील नहीं होता, लेकिन आज कहीं जाके फ़ील होता है कि अब जब हमें ख़ुद से लिखना है तो हाँ, हमें नहीं पता होता कि हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट। तो ये जो रट्टा है वो हमारी यूथ की कंसेप्शन बिल्डिंग में एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये कुछ रीज़न है जो कि मेरे हिसाब से ये मेरे आपके सबका ये एक आप अपने अंदर भी ये कुछ कमियां फील कर सकते होंगे, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जो कि वाकई हम जो है वो एग्ज़ाम में करते हैं, जिसकी वजह से हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ सक्सेस, ठीक है। ओके, उसके बाद एग्जामिनर क्या पूछता है हमसे, ठीक है। एफपीएससी की अगर हमने रिपोर्ट्स का जायज़ा मैंने लिया तो उनका ये कहना है एग्जामिनर्स का, चेकर्स का, कि कैंडिडेट की थॉट्स में क्लियरिटी नहीं होती। वो जो बात लिखना चाह रहे होते हैं, वो जो आइडिया लिखना चाह रहे होते हैं, ठीक है, वो हमें फील तो हो रहा होता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन उनकी जो सेंटेंस होते हैं वो उनकी थॉट्स को हम तक जो है पहुँचा नहीं पाते, वो क्लियरिटी नहीं होती उनके थॉट्स में, ठीक है। वो टॉपिक समझते नहीं हैं और उसके ऊपर जो राइटअप करते हैं वो इंटायरली डिफरेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनकी थॉट्स क्लियर नहीं होती। ये वही बात है, जब तक आप रट्टा सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे तो कंसेप्शन बिल्डिंग तो होगी नहीं, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी तो फिर कंसेप्ट कैसे क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत कॉमन एरर है, रीज़न है फेलियर का। दूसरा, वीक एक्सप्रेशन इन इंग्लिश, ये बहुत बड़ा रीज़न है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते। Though we have very different idea, very impressive idea, ठीक है, बट हमारे पास वो टैक्टिक्स नहीं होती, वो राइटिंग नहीं होती, वो ग्रामर नहीं होती कि जिससे हम उसको एग्जामिनर के सामने एक्सप्रेस करके एग्जामिनर को बताएं कि हाँ जी देखें ये चीज़ मुझे पता है, या मुझे मेरे पास ये आइडिया है, ठीक। तो हम वीक करते हैं एक्सप्रेशन में, और हम वीक एक्सप्रेशन में तब होते हैं जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में वीक होते हैं, जब हम ग्रामर में वीक होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक
कॉमन रीज़न है। दूसरा स्ट्रक्चरल लेस एंड वैग आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। हम वो आर्ग्यूमेंट सेंटेंस वो आर्ग्यूमेंट डिस्कस करते हैं ऐसे के अंदर, ठीक है, या तो वो वैग होता है, ठीक है, समझ नहीं आता, बस हमने बोल दिया, ठीक। अब जैसे मैं बोल देती हूँ कि भाई जो है वो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका जो है वो रीज़न है जो है वो बढ़ती हुई पॉपुलेशन, ठीक है, ओके, ठीक, लेकिन क्या आप आगे भी तो बताएं ना, आपका आर्ग्यूमेंट वेग लग रहा है, ठीक है, तो सपोर्ट नहीं कर रहा, आपकी सेंटेंस उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो वेग आर्ग्यूमेंट। स्ट्रक्चरलेस, पता नहीं है लिखना क्या है, लिख क्या रहे हैं, पता नहीं है, हमने एक सेंटेंस को लिखना है जिसमें हमें पहले बतानी है वजह, बाद में बताना है उसका जो है इम्पैक्ट, कोज या इफेक्ट का हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, हमें पता नहीं हमने कौन सी क्लोज को हमने कोज कर दिया है, कौन सी क्लोज को हमने रीज़न कर दिया है, हमें स्ट्रक्चर का नहीं पता, हम खुद से जो है वो राइटिंग किए जा रहे हैं मीनिंगलेस, ठीक है, तो ये भी एक एग्जामिनर ने पॉइंट आउट की, ये भी एक वजह है, ठीक है। दूसरा, हम अपने आइडियाज़ को इफेक्टिवली कन्वे नहीं कर पा रहे, वही बात कि हमें पता है, हमारे पास आइडिया है कि ग्लोबल वार्मिंग हो क्यों रही है, उसके क्या वजूहत हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेस होना एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, अच्छा, अनहाइजीनिक प्रैक्टिस, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो हैं, और ऐसी डिफरेंट रीज़न है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमें पता है, हमारे पास आइडियाज़ हैं, बट हम कन्वे नहीं कर पा रहे उस आइडियाज़ को, बिकॉज हमारा एक्सप्रेशन अच्छा नहीं है, हम क्लियर नहीं है, हमारे सेंटेंस में कोहेरेंस नहीं है, हम ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे। तो ये कुछ की रीजंस हैं जो कि FPSC रिपोर्ट्स में ये बताए गए हैं, ठीक है, इन्हें हाईलाइट किया गया है एग्जामिनर के थ्रू कि ये गलतियां हैं जो एक स्टूडेंट करता है ड्यूरिंग एग्जाम। सो ये तो हो गया कि हमने कुछ जो है वो FPSC के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसको देखा कि क्या गलतियां हैं जो कि एक्चुअली स्टूडेंट करता है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं, ठीक है, कि हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू, कि ये कोर्स जो कि आप नॉलेज नेस्ट में इसे जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, ये कोर्स आपको इन तमाम चीज़ों को नज़र में रखते हुए कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये जो कोर्स है फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, ये स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो इस जर्नी में जो है वो लेके चलेगा। पहले आपकी वो बुनियाद बनाता है, ठीक है। ये सीरीज़ में मैं सबसे पहले आपकी ग्रामर फाउंडेशन बनाऊंगी, ठीक है, फिर उसके बाद स्लो एंड ग्रेजुअली मैं आपको ऐसे स्ट्रक्चर और प्लानिंग की तरफ लेके जाऊंगी, ठीक है। जब एक बार आप ठीक ग्रामर इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद प्रेसी राइटिंग की टेक्निक्स की तरफ मैं आपको लेके जाऊंगी। एक बार आपने फुल लेंथ ऐसे अच्छे से अच्छे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में लिखना सीख लिया तो प्रेसी राइटिंग इतनी मुश्किल नहीं है, वो फिर बहुत एक हद तक आसान हो जाती है। उसके बाद मैं साथ साथ हर लेक्चर के एंड में आई विल शेयर सम वोकैबुलरी वर्ड्स, ठीक है, जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप उनको याद करें, अपने डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करें और अपने स्ट्रक्चर्स में भी उसको यूटिलाइज करें। सेंटेंस करेक्शन भी मैं आपको बताऊँगी कि पहले तो मैं आपको ये सिखाऊँगी कि एक करेक्ट सेंटेंस क्या होता है, फिर एक सेंटेंस में एरर क्या होते हैं, ठीक है, ताकि आप जब लिखें खुद से, ठीक है, तो आप वो एरर जो है वो रिपीट ना करें, आपको पता हो कि आप जो लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम डेली बेसिस पे, ठीक है, एट द एंड ऑफ लेक्चर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, डिफरेंट बुक्स की एक्सरसाइज करेंगे हम, ठीक है, और रिजल्ट ओरिएंटेड लेक्चर्स हम लोग इंशाल्लाह जो है वो आफ्टर एट द एंड ऑफ लेक्चर हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्विकली कोर्स मॉड्यूल्स की बात करती हूँ कि मैंने इन कोर्स को कितने मॉड्यूल्स में जो है वो किया है, ठीक है, तो आई डिवाइडेड दिस, ठीक है, इन मल्टीपल मॉड्यूल्स। मॉड्यूल 1 में हम ग्रामर फाउंडेशन करते हैं, यानी इस मॉड्यूल का आपको सुनना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इस मॉड्यूल में ग्रामर को समझते हैं, ठीक है, ग्रामर को पढ़ते हैं, हम वो बिल्डिंग ब्लॉक समझते हैं कि जिससे एक प्रॉपर ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस बनाया जाता है। क्योंकि जब तक आप इस ग्रामर फाउंडेशन को नहीं समझते, आप जम करके ऐसे और राइटिंग में अगर जाते भी हैं तो ये हमाकत है, ठीक है।
फिर मॉड्यूल 3 में अच्छा मॉड्यूल 1 को हमने फिर फर्दर सब लेक्चर्स में डिवाइडेड किया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस करेक्शन, इस तरीके से। फिर मॉड्यूल 2 में हम ग्रामर फॉर एग्ज़ाम यानी हम उसमें एरर डिटेक्शन को पढ़ते हैं, हम करेक्शन को पढ़ते हैं। मॉड्यूल 3 में हम प्रेसी राइटिंग, ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से क्लियर प्रेसी पैसेज लिखा जाता है, क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। और फिर हम हर लेक्चर के साथ में मैं आपको जो है वो एक पैसेज भी प्रेसी करना सिखाऊंगी, ठीक है। मॉड्यूल 4 में हम ऐसे राइटिंग की तरफ चले जाते हैं, जिसमें मैं ऐसे के करेक्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगी, ऐसे के आर्ग्यूमेंट्स को, और उसमें किस तरीके से फ्लो लाया जाए, किस तरीके से कोहेरेंट, क्लियरिटी और जो रेलेवेंस लाई जाए, मैं इसमें प्रॉपरली आपको सिखाऊंगी, ठीक है। और मॉड्यूल 5 में हम फिर इवेंचुअली प्रेसी राइटिंग स्टार्ट करते हैं, ऐसे राइटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टॉपिक्स दूंगी, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपकी चेक भी करके दूंगी, ठीक है। अच्छा, लेट्स बिगिन टू जर्नी, ठीक है। सो थैंक यू, ठीक है, फॉर जो है हैविंग दिस लेक्चर, ताकि आप मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रहें, स्टे कनेक्टेड फॉर अपकमिंग लेसन्स, ठीक है, ताकि हम जो है वो इस सफ़र में आपको जो है अपने साथ कुछ सिखाते जाएं, कुछ समझाते जाएं, और आप मुझसे कुछ सीखें और मैं आपसे कुछ सीखूं। फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, इंग्लिश पेपर ओवरव्यू, ठीक है, जो कि मैंने आपको अपनी प्रेजेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कोशिश की कि मैं आपकी जो है वो इस चीज़ को, इंग्लिश पेपर को की क्लियरिटी आपको दे सकूँ। मैं इकरा अय्यूब ये वादा करती हूँ कि अगर आप मेरे साथ कमिटेड हैं, ठीक है, तो इंग्लिश पेपर में आप ना सिर्फ पास करेंगे बल्कि आप टॉप मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। यू जस्ट नीड कंसिस्टेंसी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एंड स्मार्ट प्रैक्टिस, ठीक है। अब बात आती है कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी जर्नी को कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी ऑफिशियली बिगिन ग्रामर फाउंडेशन, जो कि हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। इससे मैंने आपको बताया था कि ये हर सेंटेंस की बुनियाद होती है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। सो ग्रामर बोरिंग नहीं होगी, आई विल मेक इट प्रैक्टिकल, फन एंड CSS ओरिएंटेड। सो अगर आपको आज का जो लेक्चर है वो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपने आज मुझसे कुछ सीखा हो या कोई चीज़ कोई कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ हो, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो हासिल हो सके। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे जो है वो मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी CSS जो मॉड्यूल 1 इन फाउंडेशनल ग्रामर फ्रॉम जीरो टू हीरो का आगाज़ करेंगे अपने फर्स्ट लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।